नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर नंबर 8 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अगर इसमें रूल का जिक्र होगा तो समझ जाना कि कंपनी अकाउंट रूल्स 2014 है। हर कंपनी को अकाउंट्स बनाने होते हैं। अकाउंट्स का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है वो सब आपको पता ही है यार। लेजर बनते हैं, जर्नल एंट्री होती है और सारे के सारे जो है चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ़र्क है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स एटसेट्रा। और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तो एंट्रियाँ वगैरह आप पास कर रहे हैं, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, जो कि एक्रूअल बेसिस पर और डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर जो है बननी चाहिए। साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा जो है बहुत सारे इनवॉइस वगैरह आप रखते हैं, रिलेवेंट रिकॉर्ड्स बुक्स रखेंगे जो भी आपको बनानी पड़ती है, कंपनी लॉ के अंडर बनानी पड़ती है, या मे भी हो सकता है कि कुछ मैनुअल बुक्स आप मेंटेन करते हो, वो सारी चीज़ें जो है आप रखेंगे बनाकर, और सारी डिटेल्स वगैरह भी बनाकर रखेंगे जो एक्सेल वगैरह में आप बनाकर रखते हैं। विच शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी में चल रहा है वैसा ही जो है उसे बताने चाहिए, यानी बुक्स को मैनिपुलेट नहीं किया। कंपनी लॉस में है और आप जो है प्रॉफिट दिखा रहे हैं झूठ मूठ का, 100 रुपये की वाउचर की जगह 1000 का बना रहे हैं, तो ये सब गलती नहीं करेंगे आप। ब्रांच ऑफिसर्स हैं और जो कंपनी है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट होना चाहिए। ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनानी है एक्रूअल एंड डबल एंट्री सिस्टम पे। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वैसे तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखेंगे, बट अगर आप कहीं और रखना चाहते हैं तो आपको 7 दिन के भीतर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरओसी को बता देंगे कि हम जो है इसको कहीं और रखना चाहते हैं। उसका दूसरा एड्रेस ये रहा। इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या? देखिए, इसको मेंबर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर ले सकते हैं, मेंबर का राइट है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जी। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नंबर दिखाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स्ड एसेट एटसेट्रा एटसेट्रा, बट उस फिक्स्ड एसेट में कौन कौन से टाइप के एसेट आ रहे हैं वो सब आप नहीं दिखाते। एक एक एसेट का नंबर कब है, कब खरीदा था, वो डिटेल नहीं आती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि आपका टैली हो गया, टैली में डेटा मेंटेन करके रख रहे हो, तो वो सारी डिटेल्स आप सबको नहीं दिखा सकते। वो आप सिर्फ डायरेक्टर्स को दिखा सकते हैं, सभी टाइप्स के डायरेक्टर को दिखा सकते हैं बिजनेस आवर्स के अंदर। हालांकि अगर सब्सिडरी के आप देखना चाहते हैं अकाउंट्स तो उसके लिए पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन लगेगा, तब जो है आप सब्सिडरी के अकाउंट्स भी डायरेक्टर कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है, बट सबकी रजामंदी से। सब्सिडरी में तो इन्वेस्टमेंट करी हुई है ना, उसके अकाउंट्स तो उसके अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो अलग कंपनी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप हेड कंपनी है, आपके डायरेक्टर देख सकते हैं जी, उनका हक बनता है। बट जब मेजोरिटी एग्री करेंगे, परमिशन देंगे, तब ऐसे नहीं बिना बताए आप देखने लग गए। अपनी कंपनी के देखने डायरेक्टर देख सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया के बाहर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे गए हैं तो भी उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ डायरेक्टर कर सकते हैं। अपने एजेंट या अटर्नी को साइन करके नहीं बोल सकते मेरे बदले तू देख ले। दैट इज नॉट परमिसिबल इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट आउटसाइड इंडिया। कब तक प्रिजर्व रखेंगे सर इसको? आप जो है 8 साल तक प्रिजर्व रखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। मतलब कि अगर आपने 2010 में बनाया होगा तो अब 2020 हो गया है, तो आपने 2010 वाला अगर आप खत्म भी कर देंगे, आप टेली की एंट्री वगैरह डेटा पड़ा हुआ है डिलीट कर देंगे तो काम चल जाएगा। 8 साल तक तो मेंटेन रखना है। या फिर अगर गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि इससे ज़्यादा पीरियड का रखना होगा तो ज़्यादा पीरियड का रखना होगा, अगर बोला है तो। अदरवाइज 8 साल का रखोगे तो काम चल जाएगा। पिछले 8 साल बहुत होता है, तब तक सब असेसमेंट वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह का सारा काम हो जाता है। अब उसके बाद जरूरत ही नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी रखोगे आप, बाकी जो लेटेस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी उसमें बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा होगा, पर वो बैलेंस कहाँ से आया वो पीछे का आपने डिलीट कर दिया तो काम चल जाएगा। बट 8 साल का रखना जरूरी है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, या कोई पर्सन है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि आपको ये हम जिम्मेदारी देते हैं। अगर आप इस प्रोविजन का कंप्लाई नहीं कर पाए जो 8 साल तक के लिए प्रिजर्व करना है, तो आपको जो है 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करने वाला है और जो प्रिजर्व रखने वाले पूरे प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं करते तो 1 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, 1 साल तक की। 50,000 से 5 लाख तक का फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं? बिल्कुल, आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक में आप रख सकते हैं, बट आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें आप छेड़छाड़ ना करें। जिस फॉर्मेट में रखें, जिसमें एक्सट्रैक्ट करें, उसको आप संभाल के रखें, इंडियन सर्वर्स पर रखें। अगर इंडिया से बाहर है तो इंडिया में उसको लेकर आएँ। ऐसे फॉर्म में डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि जिसको आप ओपन कर सकें। ये नहीं आप ओपन कर रहे हैं उसमें डब्बे डब्बे बने आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, मैंने देखा है। आप .txt फाइल में उसको एक्सटेंशन चेंज कर लेते हैं, ओपन करें, कुछ अजीब सी फाइल ओपन हो रही है। ऐसा ओपन करें उसको समझ में आए आपको, तो ऐसे एक्सटेंशन होना चाहिए। इंडियन सर्वर में आप उसको लेकर आएँ, ओरिजिनली जो जनरेट करा है उसको भी अल्टर ना करें, संभाल के रखें। और जो भी आपकी सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल या सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसकी डिटेल जो है वो आप आरओसी को दें, क्योंकि आप ऑनलाइन रख रहे हैं तो इसमें जो है डिटेल देनी जरूरी होती है। कंपनी चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच की जो है ब्रांच में रख सकती है, बट उस केस में ब्रांच की जो समराइज रिटर्न है, जो समरी है, वो हेड ऑफिस को देनी जरूरी होती है, ताकि भाई इंस्पेक्ट वगैरह कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और वो इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन रहेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, और हमने ये डेफिनेशन में पढ़ लिया है। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सेक्शन 129। जहाँ पर भी सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर एसोसिएट है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कंसोलिडेशन का काम होता है। सब्सिडरी पूरी कंसोलिडेट होती है, और एसोसिएट के लिए भी जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे कि कैसे वो कंसोलिडेशन का काम किया जाता है।
तो यानी कि उसकी एसेट मेरे एसेट, उसकी लाइबिलिटी मेरे लाइबिलिटी, सब कुछ मर्ज करके दिखाना होता है, उसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो वो भी करना जरूरी होता है। कंसोलिडेशन आप दिखाएंगे अगर आपकी सब्सिडरी है तो। कुछ लोगों को जरूरत नहीं भी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है, साथ ही में जो है कंपनी की अल्टीमेट यानी उसके ऊपर एक और होल्डिंग है और वो पूरे का कंसोलिडेशन कर रही है, और साथ में आप किसी और कंपनी की सब्सिडरी हैं और उसके सभी मेंबर एग्री करते हैं कि अगर आप कंसोलिडेट नहीं करोगे तो काम चल जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब आपकी हेडर कंपनी है, फिर आप हो, फिर आपकी सब्सिडरी है। तो जाहिर सी बात है जब ऊपर वाली कंपनी को कंसोलिडेशन करना है तो उसको कंसोलिडेशन करने के लिए हो सकता है वो आपको बोलें कि आपके नीचे की जितनी भी कंपनी है उससे कंसोलिडेशन करके आप हमें रिपोर्ट सबमिट करो, फिर हम कंसोलिडेशन करेंगे। तो आप भी कंसोलिडेशन कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी होता है। बट यहाँ एग्जाम्पशन किसको दिए, अनलिस्टेड कंपनी को। और कब दिए, जब आपकी ऊपर वाली कंपनी पूरा एक साथ कंसोलिडेशन कर रही है और उसके सभी मेंबर्स एग्री कर रहे हैं कि अगर आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हमें नहीं भी दोगे तो भी हम डायरेक्टली कर लेंगे, सारी कंपनीज का मिलाकर ऐड कर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हम बना लेंगे। तो जब ऊपर वाली कंपनी सारा कंसोलिडेशन कर ही रही है तो आप नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा, इफ़ यू आर अनलिस्टेड कंपनी एंड फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया। साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी को छूट दे सकती है कि उसे कंसोलिडेशन का रिक्वायरमेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं करी तो आपको बताना होगा भैया क्यों कंप्लाई नहीं कर रही है, उसमें डेविएशन है तो उसका रीज़न क्या है वो आपको बताना होगा। अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है सेक्शन 129 के प्रोविजन, और 129 में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कंसोलिडेशन करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएशन है तो उसको बताना, उसका रीज़न देना। कुछ भी आप जो है इसे कॉन्ट्रावीन करेंगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, जो कि फाइनेंस वाला होगा, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ है या कोई अदर पर्सन जिसको चार्ज दिया हुआ इस चीज़ का, तो ये सब लोग प्रेजेंट हैं तो ये लोग लायबल होंगे। और ये मेंशन नहीं है, आपने कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया नहीं, होल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं, सीएफओ अपॉइंट ही नहीं करा, फिर तो सारे डायरेक्टर लायबल होंगे। 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक का फाइन। आगे देखते हैं रीओपनिंग ऑफ अकाउंट क्या है। आपने अकाउंट्स बनाए, आपने साइन कर दिए, डायरेक्टर ने साइन कर दिया, ऑडिटर ने साइन कर दिया, काम हो गया, आरओसी में सबमिट कर दिया, काम खत्म। रीओपनिंग का मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या इनकम टैक्स अथॉरिटी या सेबी चाहे, ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी होती है, इरडा है और सारी अथॉरिटीज़ हैं, या कोई और पर्सन के पास कोई ग्राउंड हो और वो अपील करे कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में, और वहाँ पर ये बोले कि सर देखो जो अर्लियर अकाउंट बनाए गए थे वो फ्रॉडुलेंटली मैनर में बनाए गए थे, जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो मिसमैनेज्ड हैं रिलेटेड टू दोज ईयर ऑफ अकाउंट्स, कि भैया 2 साल पहले कुछ घपला करा इन्होंने, कुछ पुख्ता सबूत मिला इन्हें, तो ये बोल सकते हैं कि इसको रीओपन करो। पहले नोटिस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, उसके बाद इन्हें ऑर्डर देकर बोला जाएगा कि भाई अपने अकाउंट्स को रिवाइज करो, जो गलतियां हैं उसको ठीक करो और दोबारा सबमिट करो। उसे बोलते हैं रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स जो है जो भी रिवाइज होंगे उसे हम फाइनल मानेंगे, और जो 8 साल पुराने अकाउंट्स हैं उनको रीओपन करने के लिए नहीं बोला जाएगा। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले कि आप 8 साल से ज़्यादा बनाओ, कुछ ऑर्डर पास किया हुआ है, तो आपके पास वो अकाउंट्स पड़े होंगे, उन्हें फिर रिकास्ट करने के लिए बोला जा सकता है। कब फ्रॉडुलेंटली मैनर में हो रहा है, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ मिसमैनेज करा है, कुछ घपला करा है, कुछ दिक्कत है, तब जो है ऑर्डर पास किया जाएगा। कौन कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी एटसेट्रा, ये लोग जो है कर सकते हैं। अगर आप खुद रिवाइज करना चाहते हैं, अपने आप से चाहते हैं कि भैया हमसे कुछ गलती हो गई, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को अगर लगेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बोर्ड्स रिपोर्ट है और वो एज पर सेक्शंस नहीं है, जितना भी हमने रिक्वायरमेंट फुलफिल करी है, जो डिस्क्लोजर देना था नहीं दिया है, कुछ गलती हो गई है, तो उसके बाद वो पहले ट्राइब्यूनल से अप्रूव कराएंगे। जहाँ भी मैं ट्राइब्यूनल वर्ड बोल रहा हूँ वहाँ NCLT मतलब है इसका, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल शॉर्ट में बोला जा रहा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो भैया उनकी परमिशन लेने के बाद रिवाइज आप बना सकते हैं। पिछले 3 साल से ज़्यादा का आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी रिविजन होगा वो आप रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आपने अपने आप से चेंज करा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी और इन सब लोगों को भी बताएगा कि भाई देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसने चेंज कर लिया अपने अकाउंट्स, कुछ घपला वपला तो नहीं था, पहले कुछ भर दिया अब चेंज कर लिए हैं। और रिवीजन जो है वो आप 1 साल में 1 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और पिछले 3 बार की कर सकते हैं वॉलंटरी। गवर्नमेंट चाहे तो 8 सालों में से कभी कभी बोल सकती है रिवाइज करने के लिए, उनके पास ग्राउंड है, तो बट खुद से करना चाहो, खुद से भी तो गलती हो सकती है, उसको ठीक करना चाह सकते हो तो पिछले 3 साल का कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपने रिवाइज करी उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में जरूर बताएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कर सकती है, वैसे तो ये ICAI वाले रिकमेंडेड होंगे, बट ICAI वाले जो हैं उनको पहले कंसल्ट किया जाएगा और एग्जामिन करा जाएगा बाय नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो उसमें चेंजेस बताएगी, और चेंजेस बताने के बाद जो है उसे कंपनी के लिए एप्लीकेबल करा जाएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है तो सेक्शन 134 क्या बोलता है, उसके सब सेक्शन 127 क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन किया जाएगा। और कौन साइन करेगा, आप रिलायंस की आप ओपन करके देख लीजिए, AGM किसने साइन करी, आप देख लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो किसने साइन करा है, तो बैलेंस शीट P&L आप जरूर देखिएगा। अगर चेयरपर्सन अपॉइंटेड है तो फिर चेयरपर्सन करेगा, अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर करेंगे, और 2 डायरेक्टर के केस में 1 मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए अगर है तो।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी साइन करेगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा। तो ये सारे लोग साइन करेंगे, इनमें से एक नहीं करेगा। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। हाँ, अगर ये है नहीं तो फिर ये साइन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। बट हैं तो ये साइन करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के साइन होंगे और ऑडिटर तो करेगा ही करेगा। बट ये कंपनी के साइड से कौन कौन करेगा वो यहाँ पर दे रखा है। बिफोर साइनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अप्रूव करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और उसके बाद साइन करेंगे। नहीं, वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम इसको अप्रूव कर रहे हैं और उसके बाद वो साइन करेंगे। हालांकि 1% कंपनी में तो एक ही डायरेक्टर होता है, तो वो एक डायरेक्टर जो है साइन कर देगा। उसके बाद जो भी साइन कॉपी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इंक्लूडिंग अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो भी, और जो स्टैंड अलोन है इसको बोलते हैं अपनी कंपनी का स्टैंड अलोन, पर आपकी जो सब्सिडरी है फिर उसके अकाउंट्स भी लेकर मर्ज करके कंसोलिडेट कर लिया कि इकट्ठे देखते हैं कि उसका एसेट मेरा एसेट, उसकी लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी, और सबको मर्ज करके देखते हैं कंसोलिडेटेड। तो दोनों भी लगी होती है एनुअल रिपोर्ट में, कंसोलिडेशन भी होता है और सिंगल भी होता है। तो उन दोनों को अब क्या करेंगे, उसको सर्कुलेट करेंगे भैया, जो भी नोट्स वगैरह हैं ऑडिट रिपोर्ट वगैरह है उसे सर्कुलेट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। अगर लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी है, जो भी है, तो आप अपनी वेबसाइट, वो तो अपनी वेबसाइट पर डाल देगी, और अदरवाइज जो होगी मेंबर्स को सर्कुलेट कर देगी। बोर्ड्स रिपोर्ट क्या कहती है सर? बोर्ड्स रिपोर्ट देखिए, हर एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड की रिपोर्ट होती है। वो बोर्ड रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करी जाएगी स्टैंड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, और साथ में उसमें आप हाईलाइट करेंगे परफॉर्मेंस सब्सिडरी की, एसोसिएट की, जॉइंट वेंचर की, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी के लिए जो है वो सब बोर्ड रिपोर्ट में आप एक्स्ट्रा बातें बताते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बीओडी को जो बातें बतानी होती है वो बोर्ड रिपोर्ट के जरिए वो बताते हैं। तो अगर कोई ऑडिटर ने कोई ऑब्जेक्शन वगैरह रेज करी उस पर भी बताएंगे, कंपनी ने जो है अच्छा काम किया वो भी बताएंगे, उन्होंने क्या काम किया वही बताएंगे, कंपनी का जो भी सब कुछ अच्छा है वो बीओडी जो है बताते हैं। जो 1% कंपनी है डेफिनेटली उनके लिए जो है कि छोटी एवरेज बोर्ड रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, क्योंकि उनमें कुछ होता ही नहीं है। स्मॉल वो कंपनी होती है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, छोटी छोटी कंपनी होती है, तो इनके लिए छोटी बोर्ड रिपोर्ट भी है, बताई जा सकती है। फर्दर 1% कंपनी के लिए तो बोर्ड रिपोर्ट वही मानी जाएगी जिसमें डायरेक्टर्स ने जो है कुछ भी कमेंट कर दिया है। अगर कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या कुछ ऑडिटर ने कुछ रिमार्क करा है और उसका रिवर्ट कुछ लिख के लगा दिया है उस रिपोर्ट के साथ, तो उसी को बोर्ड रिपोर्ट घोषित कर दिया जाएगा 1% कंपनी के केस में। कंटेंट्स क्या है बोर्ड रिपोर्ट में, होता क्या क्या है? देखिए, जहाँ पर भी आपकी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होगी वो वेब एड्रेस जो है यहाँ पर आता है, साथ में नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितनी हुई, अटेंड करी नहीं करी वो भी डिटेल आती है, फ्रॉड रिपोर्ट तो नहीं किया ऑडिटर ने वो भी आता है, कंपनी की पॉलिसी क्या है डायरेक्टर अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन के लिए, भाई कितना रेमुनरेशन देंगे, कब अपॉइंट करेंगे, कैसे करते हैं, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट जो करी हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, स्टेट ऑफ फेयर क्या है कंपनी की उसके लिए कुछ पैराग्राफ वगैरह लिख देते हैं, मटीरियल चेंज तो नहीं हुआ कुछ फाइनेंशियल पोजीशन में वो भी बीओडी जो है लिखते हैं, साथ में डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये अभी जो है नया पैराग्राफ आ गया कि हम रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, इसका पैराग्राफ डाल देते हैं। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या वो चीज़ें लिखते हैं कि सब कुछ चीज़ें बनाना हमारा काम है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पालन करना हमारा काम है, वो सारी बातें लिखते हैं। डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो बताते हैं हम जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, वो सब चीज़ें बताते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कमेंट भी देंगे, अगर ऑडिटर ने कोई रिमार्क दिया है, कंपनी सेक्रेटरी ने कोई रिमार्क दिया है तो उस पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपना रिमार्क भी देंगे। साथ में कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर करें उसके पर्टिकुलर से डिटेल्स जो है थोड़ा बहुत बताते हैं, सारा नहीं बताते, और ज़्यादातर ये लिस्टेड कंपनी में आपको देखने मिलेगा, बाकियों की तो एनुअल रिपोर्ट आपको मिलती नहीं है। अमाउंट ऑफ कैरिंग रिजर्व, रिजर्व्स की अमाउंट बताते हैं कितना हमारे पास रिजर्व है, और साथ में डिविडेंड में कितना पे करा है वही बताते हैं। एनर्जी कंजम्पशन, ये कंजर्वेशन बहुत आता है, अगर आप बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लेंगे तो उसकी जो आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगी उसमें जरूर लिखा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी का नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली हमने, एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, एब्जॉर्प्शन और फॉरेन एक्सचेंज, ऐसी टेक्नोलॉजी से कार्बन एमिशन कम होते हैं, हम एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, हमने CFL लगा लिया, हमने कुछ और नई चीज़ लगा ली, वो सब चीज़ें आती है। साथ ही में जो लिस्टेड कंपनीज है, कोई अदर पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड तो सारी आ गई, अदर पब्लिक कंपनी में जिसकी 25 करोड़ से ज़्यादा की कैपिटल है, शैल कंटेन अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द फॉर्मेट ऑफ इवैल्यूएशन, एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड। मतलब लिस्टेड कंपनी और बाकी पब्लिक कंपनी जिसका 25 करोड़ से ज़्यादा की कैपिटल है वो अपनी बोर्ड की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन रिपोर्ट लगाएगी, और जो कमिटीज़ हैं बोर्ड की उसकी परफॉर्मेंस लगाएगी। CSR कमेटी हो गई, तो भैया हमने परफॉर्म क्या किया, क्या परफॉर्मेंस करी आपने, क्या काम क्या किया आपने, वो बताओगे आप टेंजिबल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में बताओगे, क्वांटिफाई करके, और आप किसी भी लिस्टेड में देख लीजिए, लिस्टेड कंपनी में ज़रूर लगी होगी, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो है रूल 8 आ गया दोस्तों, तो रूल 8 में जो है ये 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पे अप्लाई नहीं करता है। रूल 8 जो है वो बताता है कि अदर मैटर्स क्या है जो डायरेक्टर रिपोर्ट में आने चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अदर मैटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड, ये अदर मैटर्स क्या है वो नीचे लिखे हुए हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल समरी है वो आएगी। फाइनेंशियल समरी का मतलब आएगा रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, छोटा सा आ जाएगा, वो फाइनेंशियल समरी होती है, पिछले 10 सालों की जो है एक स्क्रीनशॉट में लगा देते हैं, बाद में तो P&L आएगा डिटेल में, बट एक फाइनेंशियल समरी भी जो है वो डायरेक्टर रिपोर्ट में लगाई जाती है। बिजनेस का नेचर तो चेंज नहीं हुआ, जो डायरेक्टर आपने अपॉइंट करें, रिज़ाइन करें, या KMPs की मैनेजरियल पर्सोनल अपॉइंट करा है, रिज़ाइन करें, उनकी डिटेल आ जाती है। कंपनी का नाम जो कि आपकी पहले सब्सिडरी थी, जॉइंट वेंचर था या एसोसिएट थी, अब वो नहीं है तो उनके नाम आएंगे, या तो अभी बन गई है या नहीं है, वो सब आएगा। डिपॉजिट की डिटेल देंगे आप, कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करा पब्लिक से, साथ ही में कोई अनपेड या अनक्लेम्ड तो नहीं है,
डिपॉजिट आपका, या फिर आपने कहीं डिफ़ॉल्ट वगैरह तो नहीं करा, और करा है तो कितना अमाउंट है सर उसमें, बिगिनिंग में कितना है, मैक्सिमम कितना गया पूरे साल में, एट दी एंड कितना अमाउंट पड़ा है अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है तो। और अगर आपने डिपॉजिट वाले चैप्टर का कंप्लायंस नहीं करा, उसमें कुछ भी जो है आपने उल्लंघन कर दिया किसी प्रोविज़न का, तो आप जो है उस पर्टिकुलर डिपॉजिट का डिटेल देंगे, भैया इस डिपॉजिट पे हमने प्रोविज़न का पालन हम नहीं कर पाए, इंटरेस्ट नहीं दे पाए या फिर कोई रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो उस डिपॉजिट की डिटेल देंगे। अलग अलग टाइप की डिपॉजिट हो सकती है ना, कभी पहले ली थी कभी बाद में ली थी, तो कौन सी वाली डिपॉजिट का डिफॉल्ट हुआ है तो वो सब डिटेल देंगे। साथ ही में कोई सिग्निफिकेंट या मटेरियल ऑर्डर जो है कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने पास कर दिया जिससे आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है, यानी कि वो तो बंद करने का ऑर्डर भी दे सकते हैं सर, रेगुलेटर है उनके पास तो पूरी पावर होती है, ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया जिससे कि आपकी कंपनी खत्म, ऐसा कोई ऑर्डर तो नहीं आया, वो आपको बताना होगा। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे आपको रिपोर्ट देनी होगी कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सफिशिएंट है या नहीं है, एफिशिएंट भी है या नहीं है, वो सब आपको बताना होगा। डिस्क्लोजर एज टू वेदर आपको जो है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड सबको नहीं बनाने होते, कुछ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, बड़ी कंपनीज को बनाने होते हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए बोला है तो आप डिस्क्लोज करेंगे कि आपने बनाया है। साथ में आप जो है स्टेटमेंट दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, एक एक्ट बना हुआ है, उसके लिए आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। अरे बाप रे बाप, तो वो कमेटी बनाई नहीं बनाई वो बताना पड़ेगा आपको। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, जो ऊपर दे रखा था डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, वो यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन 134 सब सेक्शन 5, जहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आता है, जहाँ पर बताते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई साहब, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज़ की है, इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एनुअल अकाउंट्स बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि बना तो ऑडिटर जाते हैं, अलॉन्ग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर भी आप मटेरियल डिपार्चर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उसका डिस्क्लोजर देंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्टर्स ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी है उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रही हैं और वो प्रूडेंट है, जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू आता है, ये डायरेक्टर बोल रही हैं। उन्होंने प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर करी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए और अपने एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए, फ्रॉड और अदर इरेगुलरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्टर ने जो है पूरा प्रयास करा है। उन्होंने अपने एनुअल अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाए हैं। डायरेक्टर जो है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी बोल रहे हैं कि हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है फॉलो करे हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हैं ड्यूरिंग द ईयर। साथ में डायरेक्टर ने जो है ऐसा सिस्टम बनाया कि जिससे कि आपका कंप्लायंस है, प्रोविजन जितने भी लॉ वगैरह के प्रोविजन है वो अच्छे से कंप्लाई हो पाए, ऐसा सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन करा है, ये डायरेक्टर्स बोल रहे हैं। यहाँ पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है, देखिए फाइनेंशियल पर कंट्रोल, तो फाइनेंशियल में नंबर्स नहीं आते, उसमें बहुत सारी चीज़ें और आती है। जैसे क्या क्या आता है कि बिजनेस सही से कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस सही से कंडक्ट हो रहा है उसके लिए आपने जो पॉलिसीज़ बनाई वो कहीं ना कहीं फाइनेंस को वो इम्पैक्ट करेगी करेगी। अगर वहाँ घपला होगा तो फाइनेंस में कहीं ना कहीं घपला आएगा ही आएगा। कंपनी की पॉलिसीज़ जो हैं उसमें एसेट्स को बचा रहे हो नहीं बचा रहे, सेफगार्ड कर रहे हो नहीं कर रहे, फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके कंप्लीट है या नहीं है, टाइमली प्रिपेयर कर पा रहे हो क्या, रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रिपेयर होती है नहीं होती है, तो वो सब आपका कंट्रोल है नहीं है। फाइनेंशियल्स पर कंट्रोल है कि नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उससे जुड़े हुए जो कंट्रोल्स हैं उससे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बोलते हैं। जो बोर्ड रिपोर्ट होगी और साथ में जो एनेक्सर होगा वो चेयरपर्सन साइन करेगा, अगर है तो चेयरपर्सन बोर्ड ने ऑथराइज करा है तो, नहीं है तो क्या करेंगे, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए अगर है तो, नहीं तो एक डायरेक्टर भी साइन कर सकता है अगर एक ही डायरेक्टर है तो वो एक डायरेक्टर तो यार 1% कंपनी के केस में होगा। तो अगर आपने सेक्शन 134 के प्रोविजंस का पालन नहीं करा तो उस केस में जो है कंपनी को 50,000 से 25 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। ऑफिसर जो है, कंपनी तो जेल जाएगी नहीं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है उसको तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, 50,000 से 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो ये जो आपकी जितने भी मैं पेनल्टीज़ वगैरह बता रहा हूँ आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, जो मन करे या लगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसे कर लो, नहीं तो पेनल्टी याद नहीं करोगे तो कुछ भी ज़्यादा बिगड़ नहीं जाएगा। हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग वाली जो है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पेनल्टी ज़रूर कर लेना। बाकी अकाउंट्स वाले में भी है, जो इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स नहीं बनाए तो क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट वाली पेनल्टी ज़रूर कर लेना, राइट। आगे रिज्यूम करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन नंबर 135। देखिए वैसे तो हर कंपनी को कुछ ना कुछ सोशली करना ही चाहिए सोसाइटी के लिए, और वो अपनी जो सर्विसेज प्रोडक्ट वगैरह दे रहे हैं वो हो सकता है सोशल कॉज के लिए हो सकता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो ज़रूरत की चीज़ें होती है। अब मान लीजिए 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट ही है, अब कहने को कंपनी प्रॉफिट कमा रही है बट एक तरह से जो है सोशली वो लोगों के लिए हेल्प कर रही है। जैसे कोविड में कितने पार्ले जी बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट हुए, चलिए वो एक अलग मुद्दा है, बट फिर भी कंपनियों का मोटिव तो प्रॉफिट ही होता है। तो इसलिए जो कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है या बहुत बड़ी कंपनीज जो है उनके लिए एक रिक्वायरमेंट डाली गई है कि आप जो है CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से करेंगे। तो ये कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा, ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो 500 करोड़ से ज़्यादा की नेट वर्थ रखते हैं।
यानी उनका जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और जो उनका पीएनएल का डेबिट बैलेंस वगैरह है, उन सबको माइनस करने के बाद जो है नेट वर्थ आती है, जो 500 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है। तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई पिछले साल की, तो करंट ईयर में जो है आपको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। देखिए बहुत सारी कमेटी होती है, कंपनी में भी जो है बहुत सारी कमिटीज़ बनती है, तो एक CSR कमेटी का गठन आपको तभी करना पड़ेगा जब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पिछले साल की आपकी जो है इमीडिएटली पिछले साल की सेटिस्फाई हो जाएगी। जो कमेटी होगी उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होंगे और साथ में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकता है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी को रखना जरूरी है। हर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती है, रखना जरूरी नहीं होता है। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 3 डायरेक्टर्स रखने होंगे इस कमेटी में, अदरवाइज 2 ही रखने होंगे। अच्छा, अगर आप ये कंडीशन अगले साल जो है मीट नहीं करते तो क्या उसके नेक्स्ट ईयर जो है हम CSR कमेटी को बंद कर देंगे? द आंसर इज़ नो। एक बार CSR कमेटी बन गई तो 3 साल तक आप ये कंडीशन ब्रीच करेंगे, यानी कंडीशन को मीट नहीं करेंगे 3 साल तक आप इसमें नहीं आएंगे, तब जो है आप CSR कमेटी को हटा सकते हैं। बट ये नहीं कि 1 साल में कंप्लाई करा, 1 साल में आप आ गए, आपने बना ली, अगले साल नहीं आए, कम हो गया टर्नओवर या कुछ भी है तो आप जो है उसे बंद कर देंगे। नहीं, 3 साल तक कंडीशन में नहीं आते तब जो है आप इसे बंद कर सकते हैं। CSR कमेटी का काम बहुत सिंपल सा है कि कौन कौन से जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट कंपनी कर सकती है। जो भी लिस्ट दे रखी है शेड्यूल 7 में, उसमें से क्या क्या कंपनी करना चाहती है, हर तो नहीं करेगी, सारा तो नहीं करेगी, तो जो कंपनी करना चाहती है वो कर सकती है, वो बताएगी, उसके लिए पॉलिसी वगैरह बनाएगी। ये CSR कमेटी का काम होता है और बोर्ड को प्रेजेंट करेगी। अमाउंट जो है कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, पिछले 3 साल का, इमीडिएटली पिछले 3 साल का, जिस भी साल में आप एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, आप CSR में फॉल करते हैं, तो पिछले 3 साल का जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, तीनों को सम कर कर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट आएगा उसका 2%, तो 2% आपको डालना होगा। ये ऐसे मैंडेटरी नहीं है, मतलब नहीं डालोगे तो कुछ ये नहीं होगा कि आप पर पेनल्टी लग जाएगी। हाँ, नहीं डालोगे तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में कि हम नहीं डाल पाए, उसका कारण क्या था, मतलब खर्च नहीं कर पाए, क्या कारण था, वो आपको बताना पड़ेगा। दैट्स इट। ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें आप वो प्रॉफिट नहीं लेंगे जो ओवरसीज ब्रांचेस से आपको रिसीव हुआ है, साथ ही में आप वो डिविडेंड भी नहीं लेंगे जो आपको इंडियन कंपनी से रिसीव हुआ है, जो भी सेक्शन 135 में फॉल करती है, उनसे जो डिविडेंड रिसीव हुआ है उसे भी आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी आप CSR एक्सपेंडिचर करेंगे वो आप इंडिया में करेंगे। दूसरा, अपने एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ या उनकी फैमिली के लिए नहीं करेंगे। फिर वो CSR कैसे हुआ, पब्लिक के लिए कैसे हुआ? वो तो आपने अपने ही बंदों को एक तरह से डायरेक्टली सैलरी देने के बजाय उनका बेनिफिट कर दिया और कहेंगे कि भाई CSR कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज़ की हेल्प कर रहे हैं, ये सब नहीं हो सकता। वो अलग से करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, डोनेशन दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट CSR में नहीं कर सकते। जो आपको करना जरूरी है, मैंडेटरी है, जो आप पर लॉज एंड रेगुलेशन में लिखा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आप बोल रहे हैं ये तो हम सोशल वर्क कर रहे हैं, नहीं, जो लॉ में लिखा है वो तो करना ही है, उसके अतिरिक्त आपको ये 2% का काम करना है, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी जो है वो जो है लोकल एरिया को प्रेफरेंस देगी, ये लगा लेना यहाँ पर, या फिर जो उसके आसपास के एरिया है उसको जो है प्रेफरेंस देगी। जैसे फैक्ट्री बनी है तो सामने रोड नहीं है और गांव भी बसा हुआ है, तो एक रोड डाल दी, तो क्या हो गया, CSR एक्सपेंडिचर, रोड की रोड डल गई और फैक्ट्री में आने का रास्ता बन गया, गांव वालों को भी जो है सड़क मिल गई। तो ऐसा कुछ काम जो है वो किया जाता है। कंपनी जो है जो भी CSR एक्सपेंडिचर होगा, ये CST लिख दिया, CSR कर लेना। CSR एक्सपेंडिचर जो होगा जितना भी करना है, 2% जो निकल कर आया है, उस अमाउंट का 5% जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करना है और उनकी जो सैलरी वैलरी देनी है उसमें भी जो है लगा सकती है। इसको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट, कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं इसको, तो उस पर भी खर्च कर सकती है। अच्छा, CSR कमेटी का काम क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे वो बताना, बोर्ड को रिकमेंड करना कितना अमाउंट CSR का बनता है जो हमें डालना है, और इस पॉलिसी को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना। CSR पॉलिसी के कंटेंट क्या होंगे, कि आप कौन सी जगह पर जो है, कौन से प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर आप पैसा डालना चाहते हैं, साथ में मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या रहेगा उस प्रोजेक्ट का, कितने कितने टाइम इंटरवल पर आप उसे जो है मॉनिटर करते रहेंगे। साथ में CSR पॉलिसी जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि भाई कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे आप जिसमें कि आपको सरप्लस राइज हो गया, आपने कोई जगह ली कुछ बनाने के लिए, अंदर तेल निकल गया, कुछ निकल गया अंदर, उससे क्या हो गया, पैसा आ गया, या कुछ भी ऐसा कोई इवेंट हो गया कि आपने कुछ CSR के लिए काम कर रहे थे बट वहाँ से आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया। हो सकता है आप CSR एक्टिविटी कर रहे हैं, हो सकता है अचानक गेन आ जाता है, गेन आ सकते हैं, कम चीज़ कम में ख़रीदा, ज़्यादा में आपको लगा यहाँ से शिफ्ट करना पड़ गया, कोई गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये लैंड तो आपको हमें बेचना ही पड़ेगा, और फिर वो ज़्यादा में गवर्नमेंट ने खरीद लिया तो गेन आ गया। तो CSR प्रोजेक्ट के ज़रिए कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ऐसा कि आपको गेन अराइज हो जाए, आप नहीं चाहते हैं बट हो सकता है, तो उसे भी जो है आप CSR के लिए ही यूज़ करेंगे, कंपनी के प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे। बोर्ड की ड्यूटी क्या है, देखिए बोर्ड की ड्यूटी ये है कि जब कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करेगी ये पॉलिसीज़ वगैरह जो है, बोर्ड का काम है कि वो उसे अप्रूव करेगा उस पॉलिसी को, और साथ में अपनी बोर्ड रिपोर्ट में उस पॉलिसी के कंटेंट जो है डिस्क्लोज करेगा, कंपनी की वेबसाइट पे भी लगाएगा अगर है तो, और इंश्योर करेगा कि जो एक्टिविटीज़ CSR कमेटी ने बोली है और पॉलिसी में लिखी है कि ये करनी है वो करी जा रही है। तो बोर्ड की अल्टीमेटली बोर्ड की जो है जिम्मेदारी दी गई है, कमेटी तो सिर्फ एक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रही है, मॉनिटर कर रही है, अल्टीमेटली तो बोर्ड को ही दिया जा रहा है सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एग्जीक्यूट करना बोर्ड का काम है।
CSR की एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती है? देखिए, जो कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रही है वो नहीं होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये लिखा है वैसे, बट मैं अधिकतर देखता हूँ कि जो एक्चुअली में CSR एक्सपेंडिचर हो रहा है प्रैक्टिकली वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो रहा है। मान लेते हैं कि मेरा एजुकेशनल बिजनेस है और मैं CSR एक्सपेंडिचर करता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करता हूँ, फ्री एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर लेता हूँ और उसमें अपनी ब्रांडिंग लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, फ्री एजुकेशन में मैंने एक ब्रांडिंग कर दी, अपनी एडवर्टीजमेंट कर दी, एडवर्टीजमेंट ही तो कर दी और CSR एक्सपेंडिचर उसे नाम दे दिया। तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पे प्रोविजन नहीं लगते, 1000 करोड़ तो है नहीं, मेरा टर्नओवर तो मेरे पे क्यों लगेंगे, राइट। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो एक सेक्शन 8 कंपनी जो है बना सकता है। सेक्शन 8 कंपनी का काम ही चैरिटेबल पर्पस होता है, तो अगर वो भी कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है जो इसमें लिस्टेड है शेड्यूल 7 में, तो आप खुद एक्सपेंडिचर ना कर आप उस सेक्शन 8 कंपनी को दे सकते हैं। या फिर अगर गवर्नमेंट ने कोई ट्रस्ट इस्टेब्लिश करी तो उस ट्रस्ट को आप दे सकते हैं। अगर आप किसी और कंपनी को दे रहे हैं, मतलब या तो आपने खुद बना ली तब तो ठीक है, या गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाई तब तो ठीक है, बट अगर किसी और कंपनी को दे रहे हैं, किसी और सेक्शन 8 कंपनी को दे रहे हैं जो चैरिटेबल एक्टिविटी आपके बिहाफ पर करेगी, किसी और ट्रस्ट को आप दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसमें आपको उनका कम से कम पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है सर। फर्दर जो है CSR वर्क जो है कैन बी अंडरटेकिंग जॉइंटली। एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आपको जो है 5 करोड़ लगाने लेट्स से, और दूसरी कंपनी है वो कह रही है कि भाई 7-8 करोड़ तो हमें भी बनता है, तो क्यों ना हम मिलकर 12 करोड़ का प्रोजेक्ट करें जिससे कि बहुत लोगों का भला हो पाए, अलग अलग करने की वजह। तो आप कर सकते हैं वो, बट उसकी डिटेल आप अलग अलग ही शो करेंगे अपनी रिपोर्ट में कि आपने कितना करा, कहाँ पर लगाया, उन्होंने कितना लगाया, वो अपने में करेंगे, आप अपने में करेंगे। CSR की जो रिपोर्टिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपनी रिपोर्ट में देते हैं। कोई भी लिस्टेड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोल के देख लेना, आपको मिल जाएगी। साथ में अगर फॉरेन कंपनी और उस पर ये प्रोविजंस लग रहे हैं, क्योंकि उसका इंडिया में प्रॉफिट इतना ज़्यादा आ गया कि उस पर भी ये प्रोविजंस लग रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, फॉरेन कंपनी है तो इंडिया में इनकॉर्पोरेट ही नहीं करी हुई है, बट इंडिया में उसका कुछ ना कुछ तो ऑफिस है और उसने बहुत प्रॉफिट जनरेट कर लिए, तो क्या होगा, तो उसे जो है सारे के सारे जो है डिटेल्स अपनी फाइल करनी पड़ेगी। उसका अलग सेक्शंस बने हुए हैं। शेड्यूल 7 की बात करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इंडिया में जो है भूखमरी बहुत है, खाने को ठीक से नहीं मिलता। करीब करीब हम यहाँ पर देखते थे कि फूड की वेस्टेज हो रही है इतने किलो की, और वहाँ लिखा होता था कि एक दिन में कम से कम इतने हज़ार लोग जो है भूख से मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा उनको। तो मेल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, हंगर, बहुत सारे लोगों को खाना ठीक से नहीं मिल पाता। हेल्थ केयर जो है अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कह सकते हैं आप, सैनिटेशन वगैरह नहीं है। तो अगर आप स्वच्छ भारत कोष में पैसा डालते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप करा है, साथ में जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, खाना, भूखमरी, पॉवर्टी, इसके लिए हेल्प करते हैं तो कर सकते हैं। एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, बट वो एजुकेशन कहाँ पर करेंगे, वोकेशनल स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट किन किन के लिए करेंगे, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाएगा आपका, वो है बच्चों के लिए, वो है वुमेन के लिए, एल्डरली के लिए और डिफरेंटली एबल्ड के लिए। तो इसमें क्या है, कई बार जो है लड़कियों को, लड़कियां कह लो या औरतों को कह लो, वो आजकल जो है इसमें मना कर रही है कि ये जो एक्ट बना हुआ है इसमें आपने वुमेन को एल्डरली, बच्चों और डिफरेंटली एबल्ड के साथ क्यों डाल दिया, है ना, क्या वो काबिल नहीं है क्या? तो ऐसे वो कर रही हैं, मतलब चल रहा है चीज़ें, मैंने आपको बता दी। अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है, बट फिर भी जो है गवर्नमेंट ने डाल दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है इंडिया में जो वुमेन है उन पर अत्याचार ज़्यादा होते हैं, फ्रीडम कम मिली हुई है। वो पहले का टाइम था, अब इंटरनेट के बाद का तो ज़माना बदल गया है, तो उस हिसाब से जो है वुमेन को भी डाला हुआ है कि इनकी हेल्प आप कर दें तो वो भी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाएगा। और इसलिए गांव में, ग्रामीण में उनकी हेल्प करने के लिए, उनको स्किल इम्पार्ट करने के लिए, वो अपना कुछ काम कर सके, तो उसके लिए कंपनियां कर लेती है थोड़ा बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो बहुत बड़ी कंपनीज है तो। जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करनी है आपको, वुमेन को एम्पावर करना है, करें। मैंने कहा ना, आपको जो है वीकर मान लिया है गवर्नमेंट ने, तो एक्ट में हर जगह पर वुमेन 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 डाल दिया कि एल्डरली तो समझ में आता है, बूढ़े बुजुर्ग हो गए, बच्चे समझ में आता है जो अपने से कुछ नहीं कर सकते, डिफरेंटली एबल्ड समझ में आता है कि नहीं कर सकते, और साथ में वुमेन डाल दिया। वुमेन कर भी सकती है तो भी वो इसमें आ रही है, तो ठीक है, ये गवर्नमेंट की सोच है, डालने दो, अपने को क्या करना है। ऑर्फन है, मतलब जो अनाथ हैं, तो ये सब जो हो गए। आप वुमेन के लिए देखो, वुमेन और ऑर्फन आ गए, तो ऑर्फन के साथ भी वुमेन को मिक्स कर दिया है। होम्स, हॉस्टल्स वगैरह जो हैं औरतों के लिए और ऑर्फन के लिए आप बनाएं तो सही रहेगा, इसलिए डाला गया है वुमेन को इन सब जगहों पर, क्योंकि इंडिया में जो है वो हाउसवाइफ टाइप का कल्चर था कि औरतों को इंडिपेंडेंट बनने नहीं दिया जाता था, लड़कियों को इंडिपेंडेंट नहीं बनने दिया जाता। पहले ही शादी हो गई, इंडिपेंडेंट बन नहीं पाई, तो फिर क्या हो गई, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंसी में जब आ गए तो इसलिए है कि उनके लिए आप चीज़ें करें। अगर इंडिपेंडेंट बनने दिया जाएगा तो फिर तो वो अपना पैसा खुद ही कमा सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डे केयर सेंटर वगैरह बना लीजिए, सीनियर सिटीज़न के लिए आप कुछ काम कर लीजिए। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो है आपके फ्लोरा फोना है, और साथ में एनिमल वेलफेयर है, एनिमल का जो है वेलफेयर कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं, और अपनी सॉइल को सही करने के लिए कुछ कर रहे हैं। गंगा को साफ़ करने का एक मिशन है, तो क्लीन गंगा फंड में पैसा डाल दिया।
तो ये सब भी जो है आप इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाएगा। याद नहीं करना बट मेन थोड़ा पॉइंट पता होना चाहिए। हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना है, बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो अपना जो पुराने ज़माने का है उसे प्रोटेक्ट करना है, तो उसको भी यहाँ पर डाल दिया गया है। आर्म्ड फोर्सेज हैं, अब वो विडोज़ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए अगर आप कुछ करते हैं तो अच्छी बात है। रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, शहरों में नहीं गाँव में स्पोर्ट्स को आप जो है प्रमोट करते हैं। नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स और ओलंपिक स्पोर्ट्स जो भी हैं इन्हें भी आप जो है प्रमोट करते हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए आप कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। साथ में पीएम केयर फंड में आप पैसा डालते हैं जो भी सेटअप किया गया है। साथ में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में आप डालते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये पीएम केयर ही हो गया एक तरह से, तो आसान शब्दों में जो है इसका फुल फॉर्म दे रखा है। और भी बहुत सारे फंड्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, फिर वुमेन डाल दिए यहाँ पे, तो इन जगहों पर जो है आप पैसा डाल सकते हैं, ये भी माना जाएगा। साथ में जो है एक इंक्यूबेशन सेंटर आजकल ये स्टार्टअप का एक कल्चर बन गया, तो गवर्नमेंट ने एक फंड इस्टेब्लिश कर दिया इंक्यूबेटर्स के लिए, उनमें भी आप पैसा डाल सकते हैं। साथ में कुछ आईआईटीज़ हो गए, नेशनल लेबोरेटरीज हो गई, कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ हो गई जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर जो है इस्टेब्लिश्ड है, ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो गई, आईसीएमआर। साथ में बहुत सारी और भी आ रही है, एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट आ गया, साथ में डीआरडीओ आ गया, जैसे इसरो है वैसे डीआरडीओ है, वो वेपन्स वगैरह भी बनाने का काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, तो अल्टीमेटली साइंस टेक्नोलॉजी के जो इनके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, साथ में आईआईटी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी आप इंक्यूबेशन सेंटर में उनको भी पैसा देंगे तो वो भी स्टार्टअप वगैरह में पैसा लगा सकते हैं, तो वो भी एक तरह से जो है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का माना जाएगा। प्राइवेट में नहीं डालेंगे, प्राइवेट में नहीं डालना। रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, स्लम एरिया रीडेवलपमेंट है, उसमें भी आप खर्चा कर सकते हैं। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आप जो है पैसा दे सकते हैं, चेन्नई फ्लड हो गए या फिर कहीं और पे कुछ हो गया, सुनामी तो आपको याद ही होगी, आपने सुना तो होगा ये सुनामी वर्ड, राइट, तभी तो है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है चैप्टर तभी आया था हमारी क्लास में जब सुनामी आई थी, तभी इंट्रोड्यूस करा गया था, आप लोगों ने भी वो ज़रूर पढ़ा होगा, उसका कारण यही था, सुनामी था। आगे देखते हैं, यहाँ पर जनरल एक सर्कुलर है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का है, जो कहते हैं कि जो मैराथन वगैरह होती है, कुछ चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन एक वन टाइम कर देते हैं, एक इवेंट करवा देते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, समझ रहे हैं, एक मैराथन कराई, अरे वाह इवेंट करा दिया, ऐड हो गई और बस करवा दिया, कुछ ना कुछ काम कर दिया, डोनेशन दे दी किसी को, वो एक लमसम एक ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। हाँ, आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी को दे रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट फिर वो कंपनी जो है सेक्शन 8 कंपनी वो तो कर रही है ना, ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है ना जिससे सबको बेनिफिट है। तो ये एक सर्कुलर आया है जिसमें आप वन टाइम टीवी प्रोग्राम वगैरह में स्पॉन्सरशिप देते हैं, ये सब आप काम नहीं करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जो आपको एक्ट के तहत करना है उसे आप सीएसआर में नहीं मानेंगे। हाँ, फॉरेन की होल्डिंग कंपनी है, उस केस में अगर सीएसआर करना है इंडियन कंपनी को तो डेफिनेटली फॉरेन कंपनी कर सकती है अपनी इंडियन सब्सिडरी के लिए, बट वो इंडियन सब्सिडरी को पैसे देगी और फिर करवाएगी, तो उसके थ्रू रूट करना पड़ेगा। पैनल प्रोविजंस क्या है वो यहाँ दे रखा है। देखिए, पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सब कुछ अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। अगर कंपनी फेल हो जाती है, मतलब नहीं डाल पाती, तो उसका रीज़न तो डिस्क्लोज करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ पेनल्टी वगैरह लग सकती है। क्या पेनल्टी लगेगी वो यहाँ दे रखा है। देखिए, जो है पनिशेबल है 50,000 रुपये से, जो कि 25 लाख तक हो सकता है, और ऑफिसर जो है उस पर जो है थोड़ा सा कम लग जाएगा फाइन, 3 साल तक की वैसे जेल भी हो सकती है, और 50,000 से 5 लाख तक का फाइन भी लग सकता है, दोनों भी लग सकता है। अच्छा, मेंबर्स का राइट होता है कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले, जिसमें ऑडिटर रिपोर्ट भी आती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आती है, नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आपको पता ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल सब कुछ आता है। ऑडिट रिपोर्ट और उसके पीछे अगर और कोई एनेक्स्चर वगैरह लगे हैं सब कुछ आते हैं, वो जो है आपको हर मेंबर को भेजना होगा, ठीक है ना, हर मेंबर को भेजना होगा। सभी जो है डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टीज़ हैं उन्हें भेजना होगा, या अगर एक्ट में कोई और बंदा भी प्रिस्क्राइब्ड है तो उसको भेजना होगा। अदर पर्सन का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि बाकी सबको भेजना होगा, नहीं, अदर पर्सन जो प्रिस्क्राइब्ड है, जिसका हक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने का, उसे भी भेजना होगा। और जनरल मीटिंग होने से, एजीएम होने से 21 दिन पहले आप ये जो है सेंड कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, कई बार जो होता है लिस्टेड कंपनी, उनकी बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और सबको वो नहीं भेज पाते, तो उस केस में उनके लिए एक समरी जो है, समरी फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं, और जो ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ओपन करके रख सकते हैं 21 दिन पहले कि आइए, और आप यहाँ पर आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बट इसकी जो समरी है वो हमने आपको भेज दी है। साथ ही में जो लिस्टेड कंपनीज है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिनकी नेटवर्थ जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है एंड टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो है भेजना पड़ेगा। मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है स्टेटमेंट भेजेंगे। इनके बहुत सारे जो है मेंबर्स होते हैं। हाँ, चाहे तो डिस्पैच भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो ये ऑप्शन तो सभी के पास है। डिस्पैच करना तो फिजिकल डिस्पैच तो आप कर ही सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजने के लिए जो है वो पहला ऑप्शन इनको दिया गया कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजना चाहिए, ये रिकमेंड करा गया है। हाँ, अगर सब लोग चाहें 95% ज़्यादा तो आप 21 दिन से कम का नोटिस भी भेज सकते हैं। तो 21 दिन से पहले आप, अगर कम आपने 15 दिन या 10 दिन आपने एग्री किया, 10 दिन में मीटिंग करेंगे, तो 10 दिन पहले फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज दीजिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। लिस्टेड कंपनी जो है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि एक स्टेटमेंट भी भेज सकती है,
इसका फॉर्म AOC 3 है जिसमें पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, उसकी समरी आती है, तो भी माना जाएगा कि आपने जो है कंप्लाई कर लिया है। 21 दिन पहले भेजेंगे। साथ में जो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अगर शेयर होल्डर मांगेगा तो देना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख सकते हैं और वहाँ पर जाकर कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। साथ में अगर लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरीज हैं तो सब्सिडरीज जो है दोस्तों उसके भी अकाउंट्स आपको अपने वेबसाइट पे पब्लिश करने पड़ते हैं, उसकी भी कॉपी आपको देनी पड़ेगी अगर शेयर होल्डर मांगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखा दिया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 10 करोड़ 20 करोड़, अब उसके अंदर क्या है, वो 10 करोड़ 20 करोड़ सब्सिडरी में गए तो क्या वो जीरो हो गए या वो डबल हो गए, क्या हो क्या रहा है वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी, वो देखना पड़ेगा ना। तो सब्सिडरी के फाइनेंशियल भी चाहिए होते हैं। मैनर ऑफ सर्कुलेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक मोड है। वैसे तो कंपल्शन ही है, इन्हें भेजना पड़ेगा, बट अगर ये नहीं भेज पाएंगे, जो डीमैट फॉर्म वगैरह में रखते हैं शेयर, उन्हें अगर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं भेज पाएंगे तो डिस्पैच वाला मोड तो सबके पास रहता ही है एट द लास्ट। और जो लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है वो तो डिस्पैच कर ही सकते हैं। कॉन्ट्राविन करेंगे, नहीं डिस्पैच करेंगे, क्या होगा, 25,000 रुपये तक का जो है पेनल्टी लग सकती है, और जो ऑफिसर हैं 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रजिस्ट्रार को फाइल करनी जरूरी है, सेक्शन 137 फाइल करना है। अगर AGM होती है तब भी, नहीं होती तो भी। अगर मान लो AGM हुई नहीं तो जिस दिन AGM हो जानी चाहिए थी उसके 30 दिन के भीतर आप जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है अगर अडॉप्ट नहीं करी गई है कोई बात नहीं। एक होता है ना AGM में अडॉप्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बन तो पहले ही जाती है, अडॉप्ट बाद में किया जाता है। तो उस केस में क्या होगा, AGM हुई नहीं तो आप जो हैं जो भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं, क्यों नहीं हुई, क्या रीज़न था, उसके साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने हुए हैं वो सब आप ROC को फाइल कर देंगे। AGM होती है तो उसमें या तो आप अडॉप्ट कर लेंगे तो 30 दिन के भीतर आप ROC को सबमिट कर देंगे, कॉपी सबमिट करेंगे। AGM नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे, तो प्रोविजनल बेसिस पर आप जो है सबमिट कर देंगे 30 डेज़ में, और फिर जब एडजॉर्न मीटिंग में अडॉप्ट कर लिया जाएगा उसके 30 दिन में आप फाइनल सबमिट करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी कॉपी। और कैसे सबमिट करेंगे, देखिए इसके लिए XBRL फाइलिंग होती है जो मैंने भी करी, आर्टिकलशिप में आपको करनी भी चाहिए। XBRL फाइलिंग कंपनी लॉ का कंप्लायंस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ऑनलाइन जो है हम सारे नंबर्स डाल के जो है सबमिट करते हैं तो ROC के पास वो डिटेल जाती है। इसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है XBRL का। किन्हें करना होता है XBRL फाइलिंग, किसको करना होता है, वो दे रखा है फॉर्म AOC 4 है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं और उनके सब्सिडरीज, या फिर जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर जिसको इंडेक्स फॉलो करना है, इन लोगों को XBRL फाइलिंग ज़रूरी है। दैट्स इट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि XBRL में फाइलिंग किसको ज़रूरी है तो वो ये रहा, इन 4 लोगों को ज़रूरी है। बाकी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं या बैंकिंग इंश्योरेंस बिजनेस में है वो उन्हें एग्जेम्प्ट करा गया है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दीज रूल्स। साथ में जो 1% कंपनीज है उनके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, उन्हें फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 डेज़ में जो है फाइल करना पड़ेगा। तो उनको जो है इतना ज़्यादा जो है टाइमलाइन दिया हुआ है कि आप 180 डेज़ में फाइल कर दीजिए, दैट्स इट। AGM होने के 30 दिन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 180 डेज़ में फाइल कर दीजिए और उसका उनके जो मेंबर है वो अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो फाइल करेंगे। अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी वगैरह जो इंडिया के बाहर है और उनका कोई भी प्लेस इंडिया में नहीं है तो उस केस में जो है उनके अकाउंट्स भी लगाने पड़ते हैं। कोशिश करी जाएगी कि उनके अकाउंट्स भी जो है एक सही फॉर्मेट में दिए जाए जो ROC ने जो है प्रिस्क्राइब करा हुआ है। अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करनी जरूरी नहीं है फॉरेन कंट्री में, क्योंकि वहाँ पर हर कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी नहीं होता, अगर छोटी कंपनी उनको कराना जरूरी नहीं होता ऑडिट, तो इसलिए जो है उस केस में क्या होगा, उस केस में आप अनऑडिटेड अकाउंट्स भी दे सकते हैं, बट उसका फॉर्मेट सही रहना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट जो प्रिस्क्राइब करा हुआ है उससे आप डेविएट करेंगे तो आप उसका रीज़न वगैरह ज़रूर देंगे क्यों डेविएशन आपने करी है। सही बात है ना, अगर आप फॉरेन कंपनी का भी दे रहे हैं तो एक ROC ने एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करा हुआ है, वही एसेट लाइबिलिटी वगैरह कैसे आपको डिटेल देनी है उस फॉर्मेट में देंगे तो समझ में आएगा। फॉर्मेट अलग में देंगे तो फिर आपको रीज़न बताना पड़ेगा, भाई और डेबिटिंग इट। अनऑडिटेड है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते तो कितना है, 1000 रुपये फॉर एवरीडे है। फाइलिंग में डिले करते हैं 1000 रुपये प्रतिदिन है और 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। बाकी जो ऑफिसर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, CFO है, उसकी भी बहुत लाइबिलिटी है, CFO की बहुत लाइबिलिटी है। बनना तो आसान है, बन जाओ CFO बन जाओ, CA बन के, बट भैया उसके बाद आपकी लाइबिलिटी कितनी सारी आती है देखो ना। और साथ में अगर नहीं है, CFO नहीं है या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो जिस डायरेक्टर को बोला गया है, काम सौंपा गया है, वो अगर वो भी नहीं अपॉइंट करा गया तो फिर सभी डायरेक्टर जो है लाइबल होंगे। इंप्रिजनमेंट 6 महीने की हो सकती है, फाइन 1 लाख से 5 लाख तक का हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। कब हो सकता है, ये आपको ये जो XBRL फाइलिंग करनी है और सेक्शन 137 में तो ये भी आ गया ना सारा, 137 में रजिस्ट्रार के साथ फाइलिंग करनी है, कहीं भी डिफॉल्ट किया तो ये सब आपको देना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट कराना जरूरी किसको होता है, देखिए इंटरनल ऑडिट किसको कराना जरूरी होता है वो नीचे दे रखा है, हर लिस्टेड कंपनी को कराना जरूरी होता है, या फिर अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसको भी कराना जरूरी होगा अगर चारों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसको ऐसे बढ़ना 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200। तो 25 क्या है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, पिछले साल का सब कुछ पिछले साल का चेक कर रहे हैं। 25 करोड़ या उससे ज़्यादा क्या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, 50 लाख या उससे ज़्यादा क्या है पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा क्या है
बोरोइंग या लोन्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से 100 करोड़ से ज़्यादा के लोन, या टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा, 200 करोड़ से ज़्यादा। तो अगर चारों में से कुछ भी हो गया तो आपको करना पड़ेगा। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड को तो करना ही है इंटरनल ऑडिट, प्राइवेट कंपनीज को करना पड़ेगा अगर बोरोइंग्स वगैरह ज़्यादा है 100 करोड़ से। और बोरोइंग किससे, पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली फ्रॉम बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन में आ गया, केस स्टडी में आ गया कि आपने बोरिंग करी हुई है पर बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कम की बोरिंग है, बाकी कहीं और से ज़्यादा की बोरिंग है, किसी और कंपनी से बोरिंग करी हुई है। आप सबको ऐड करके देख लेंगे, बोरिंग 100 करोड़ से ज़्यादा है, आप कहेंगे इंटरनल ऑडिट कराना है। अरे सिर्फ बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है तब करवाना आएगा। अगर टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है तब कराना आएगा प्राइवेट कंपनीज के केस में। और इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वैसे तो सीए भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, कोई अदर प्रोफेशनल भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय भी हो सकता है। कंपनी इंटरनली भी जो है अपना ऑडिटर जो है ऑडिट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है। वो कंसल्टेशन देगा ऑडिट कमेटी और बोर्ड को कि भैया जो भी आपका फंक्शंस वगैरह हैं आपके, जो आप कह सकते हो कि जो भी आपके फंक्शंस वगैरह हैं जो आपको फुलफिल करने हैं या आपको जो है चेकिंग वगैरह करनी है वो आप टाइमली कर पाएँ, उसके लिए जो है हेल्प करेगा। अगली क्लास में जो हम ऑडिट एंड ऑडिटर्स पढ़ेंगे, इसमें भी इंटरनल ऑडिट का पॉइंट आएगा। इसमें भी आएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन हो सकता है, और वो बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट हमारी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।